यहां पे हम लोग बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को ना हम लोग एक और नाम से बोलते जानते हैं, जिसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, ये बॉन्डिंग थोड़ी अलग टाइप की है। ना तो ये आयनिक है, ना तो ये कोवेलेंट है। देखो समझो कैसे होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख देंगे कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स when shared pair of electrons is being provided by one of the following atoms। क्या मतलब हुआ इसका, समझाता हूं। याद है अभी तक जो हम डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड शेयरिंग के थ्रू देख रहे थे, उसमें देख रहे थे कि एक कार्बन ने क्या किया, एक यहाँ पे रखा और यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी। मतलब ये भी एक एटम देता था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता था, और ये भी कार्बन क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन देता था, और शेयरिंग में दोनों का इलेक्ट्रॉन रखा होता था। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि एक ही कोई एटम क्या करेगा, शेयरिंग में पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन डाल देगा। ठीक है, बोलेगा ये देखो, ए ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, बोला इसको ना हम लोग दोनों यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों यूज करेंगे, ए भी यूज करेगा और बी भी यूज करेगा। आपको समझ में आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड और ये वाला जो शेयरिंग है, दोनों में क्या फर्क है। कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, दोनों एक एक रखते थे, बोलते थे कि अब हम दोनों यूज करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोलता है कि एक हम पूरा दे देंगे, ठीक है, बाकी हम लोग शेयर करो। तो इसमें एक क्या करता है, कोई पूरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल देता है, ठीक है, दोनों नहीं डालते। और इसी टाइप की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ए के पास दो इलेक्ट्रॉन था देने के लिए, और उसने क्या कर दिया, बी को दे दिया। तो इसी चीज को ऐसे दिखाया जाता है कि ए बी के बीच में बॉन्डिंग है, लेकिन ए ने कुछ दिया है बी को शेयरिंग में। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि ए बॉन्डेड विथ बी। कौन सा बॉन्ड है ये, तो हम बोलेंगे ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, कोई एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमने बोल दिया कि NH3। देखो अमोनिया के पास कितने होते हैं, अमोनिया का कॉन्फ़िगरेशन याद है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा होगा, दो और पांच। हाँ। एक बात होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 47। कितना होता है, 7 है टोटल। तो 2 और 5 आ गए ना लास्ट में, तो 2 और 5 आ गए। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ने क्या किया, 3 तो बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिया। कौन सा बॉन्ड है ये है अपना कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन 2 इसके पास बचे रह गए, 2 क्या हो गए, बचे रह गए। ठीक है, और यहाँ पे देखा कि BF3 क्या था, कि भूखा था इलेक्ट्रॉन का, तो उसको किसने दे दिया इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए, NH3 जो है वो दे दिया। तो इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग बन गई, NH3 और BF3 के बीच में कैसा बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड। तो ये अलग टाइप का कोऑर्डिनेट। बॉन्डिंग है, हाँ। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसको अलग चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तो बस एक कैटेगरी थी, तो हमने आपको बता दिया कि देखो इस टाइप का भी एक बॉन्डिंग होता है। अब इसी चीज को डिटेल में पढ़ना है कि कंपाउंड कैसे होते हैं। सर ये तो अजीब लग रहा है कि NH3 एक कंपाउंड था, BF3 एक कंपाउंड था, ये दोनों कैसे बॉन्डेड हो गए। तो भैया उसकी कहानी हमको जाननी पड़ेगी अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर नहीं, अभी और टाइम है उसको पढ़ने में। ठीक है, तो हमने कैटेगरी अभी बनाया है खाली, तो यहां तक पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास है लेविस ऑक्टेट रूल। ये क्या बोलता है हम लोग को, बोलता है कि एलिमेंट each element tries to acquire 8 electrons in its outermost shell। क्या होता है कि लेविस ने ऑक्टेट रूल बनाया, बोला कि देखो जितने भी एलिमेंट है, या जितने भी हम एटम बोल रहे हैं, एलिमेंट के अंदर है कौन, एटम, वो क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। और ऐसा करने के लिए वो क्या करता है, तो ढेर सारी चीजें करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का देन लेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में रख लेता है, या फिर वो डेटिव बॉन्डिंग बनाने लगता है। तो सारा खेल जो है वो क्यों ऐसा करता है, तो सारा खेल जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर नहीं पूरा हुआ है तो उसके लिए क्या अच्छा होगा। तो पहले मैं इस बात को लिख देता हूं कि टू डू सो, ऐसा करने के लिए, मतलब अपने आप को
ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए क्या करेगा, तो टू डू सो दे शेयर और डोनेट, ठीक है, और एक्सेप्ट, ठीक है, एंड दस दे फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग। ये जो देन लेन है, ये जो शेयरिंग है, इन सब के कारण क्या करता है, ये सब होगा कैसे, जब किसी से बॉन्डिंग करेगा, बॉन्डिंग मतलब दोस्ती करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन दे सके, जिससे ले सके। तो इस टाइप की जो दोस्ती होती है ना, इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेप्शन भी कुछ है, ऑक्टेट रूल का कुछ एक्सेप्शन भी है, ये तो हम जानते थे, 10th में भी जानते थे ये बात। तो मैं एक्सेप्शन पे आता हूँ कि भाई एक्सेप्शन कहाँ पे है, तो यहाँ लिख देते हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। रूल्स तो आप जानते थे, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक्सेप्शंस भी जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ये हो गया कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब देखो, जब ये बॉन्डिंग वॉन्डिंग किया था तो क्या चाहता था कि अपने आप को 8 कर ले, पूरा 8 कर ले, लेकिन देखा गया कि बॉन्डिंग करने के बावजूद उसका 8 पूरा हुआ ही नहीं। अच्छा, इस टाइप के जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट। कौन है, तो हम बोलेंगे BF3। कौन है, BF3। कैसे हुआ देखो, बी है अब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एफ है, तीनों जगह एफ एफ बना लेते हैं, देखते हैं बॉन्ड कैसे बनाएंगे। आप मुझे बताइए कि एफ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। 7 होता है ना आउटर मोस्ट में, ये रहा 2 4 6 और एक 7 मान लो, यहाँ पे भी 7 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। यहाँ भी बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने क्या किया, बोरोन ने क्या किया, मान लीजिए बोरोन के पास यहाँ पे 3 है, तो बोरोन ने क्या किया, अपना BF3 बनाया, तो BF3 के लिए क्या किया, इसके साथ ऐसे ऐसे बॉन्डिंग बन गई। लेकिन जब बॉन्डिंग हुआ और कोई पूछा बोरोन से कि अब तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोरोन ने बोला देखो मेरा 3 था, 3 हमने शेयरिंग वाला है, मतलब 3 3 6। बोरोन के पास कितना है, 6। लेकिन बोरोन चाहता क्या था, मतलब अकॉर्डिंग टू लेविस क्या चाहता, अकॉर्डिंग टू लेविस ऑक्टेट रूल, बोरोन के पास कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए, लेकिन है कितना, 8। 6। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऑक्टेट रूल के हिसाब से बॉन्डिंग कोई क्यों करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन इसने बॉन्डिंग किया, ये कंपाउंड भी पाया जाता है नेचर में, लेकिन उसके पास 8 नहीं है, उसके पास तो मात्र 6 है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या कीजिएगा, इसको एक्सेप्शन में याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू लेविस BF3 डू नॉट एग्जिस्ट। भाई अगर लेविस ने बोला है कि अपना ऑक्टेट नहीं पूरा करेगा तो नेचर में नहीं पाया जाएगा, लेकिन ये तो नेचर में पाया जाता है और इसके पास 6 ही है, मतलब लेविस ने क्या कर दिया, यहाँ पे गलत बोल दिया। ठीक है, बट इट एग्जिस्ट, बट प्रैक्टिकली इट्स एग्जिस्ट। थ्योरेटिकली क्या था कि ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया तो भाई ये एग्जिस्ट करती है। तो थ्योरी से बात नहीं बनती है साइंस में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन आ गया। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये जो Al, जैसे मैंने ले लिया AlCl3, ठीक है, या हमने ले लिया BeCl2, तो इन सबको ना हम बोलते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या बोलते हैं इसको, लेविस एसिड। कोई पूछेगा लेविस एसिड कौन कौन है होता है, तो हम बोलेंगे लेविस एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें जिसमें एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। आप बता सकते हैं लेविस एसिड के बारे में मैंने अभी क्या बोला, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना। लिख देते हैं कंपाउंड, लेविस एसिड के बारे में लिख ही दो कि कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स which can accept
an electron pair are called Lewis acid. क्या कहलाते हैं वो? लेविस एसिड कहलाते हैं. अब देखो लेविस ने बाद में करेक्शन कर लिया, बोला कि देखो अगर लेविस वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब 8 नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है. पेयर अकेले नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है. देख लो यहाँ पे 6 था, इसको 2 चाहिए है ना, तो 2 ये ले सकता है. तो ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? दे आर लेविस एसिड. बोलो बात क्लियर हो गई? लेविस एसिड क्या होता है? ओके तो यहां तक पहले लिखिए, फिर मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं. देखिए नेक्स्ट टाइप का जो चीज होता है ना, उसमें होता है कि मॉलिक्यूल्स विद एक्सटेंडेड ऑक्टेट्स. एक्सटेंडेड ऑक्टेट वाले को हम बोलते हैं हाइपर. पहला वाला था हाइपोवैलेंट. हाइपोवैलेंट मतलब जिसमें कमी हो. हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा. पता है ना आपको, कोई गुस्से में बोलते हैं हम लोग कि बहुत हाइपर हो गया. हाइपर मतलब क्या हो गया? ज्यादा, ज्यादा गुस्सा आ गया. तो खैर हाइपर वैलेंट मतलब क्या हो गया? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाए. तो हम बोलेंगे दिज कंपाउंड्स. ठीक है, लिख देते हैं कि दिज कंपाउंड्स हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं. कौन कौन से हैं? तो हम एग्जांपल यहाँ पे एक लिखवा देते हैं आपको, कि पहला हमने ले लिया PCl5. देखो P यहाँ पे है, Cl, ठीक है, Cl, और एक रहता है यहाँ पे Cl, और यहाँ पे Cl. ठीक है, ऐसे बना हुआ रहता है. तो PCl5 में देखो क्या हुआ, P ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, ये और ये शेयरिंग में, यहां और यहाँ पे शेयरिंग में. अब आप बताओ P के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयरिंग करने के बाद? देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए P के पास. क्या ये 8 से ज्यादा नहीं हो गया? देखो तो 5 खुद का, 5 शेयर्ड वाला, तो कितना आ गया? 10. तो यहाँ पे P का जो इलेक्ट्रॉन है, P के पास जो इलेक्ट्रॉन अब है वो है 10. और ऑक्टेट के लेविस के हिसाब से किसी भी एटम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए आफ्टर बॉन्डिंग एंड 8. बाकी चीजें? 8 ही होना चाहिए था. तो यहाँ पे तो 10 है. हमने बोला एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं. देखो एक है SF6. SF हमको 6 बनाना है, ठीक है. तो एक हमने यहाँ बना लिया, एक हमने यहाँ बना लिया, एक होता है यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे, और एक ऊपर की तरफ ऐसे रहता है. ये बताऊंगा ये मैं स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूँ ऐसे. अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो आपको अजीब सा लगे तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है. ठीक है, ऐसे रहता है इसका स्ट्रक्चर. बाई पिरामिडल बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसे. खैर इसमें कंफ्यूजन में मत पड़ो. हमको तो इस बात से मतलब है कि भाई एस के पास कितने शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. तो आपने देखा कि एस जो है 6 इसका खुद का, और 6 बाहर वाला, मतलब कितने हो गए? 12 हो गए. रूल के हिसाब से कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए था. बट नेचर में तो ये पाया जाता है. इसका मतलब है कि लेविस भाई साहब का जो थ्योरी था वो बहुत हद तक सही था, लेकिन कहीं कहीं पे गलत भी था. तो यहाँ पे एस के पास कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन. तो लेविस ने लेकिन इनको सुधार लिया. उन्होंने बोला कि देखो ये जो हमारा बात नहीं मानता है ना, वो या तो एसिड है या तो बेस है. ठीक है, बाकी जो हमारे बात मानते हैं वो सब न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं. आई आई के साथ एक है हमारे पास IF7. समझ गया होगा आपको. 7 बनाने हमको 1 2 3 4 ले लिया, और एक रहता है यहाँ पे 5. ठीक है, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 7. हाँ आ गया. तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे F है, यहाँ पे F है. तो आपको समझ गया होगा कि आई का खुद का 7 है ना, और 7 उसको शेयरिंग के कारण मिल गया. तो 7 7 कितना आ गया? आई के पास हो गया है 14 इलेक्ट्रॉन्स भी देखो आउटर मोस्ट शेल में हैं. अब शायद आपको इस बात की चिंता हो रही होगी कि 14 इलेक्ट्रॉन रखाएगा कहाँ पे. तो देखो जैसे जैसे कंपाउंड जैसे जैसे एटम बड़ा होते जाता है ना, उसका उसका और भी ऑर्बिटल जुड़ते जाता है. जैसे 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 नीचे आते हैं उसमें S होता है, फिर P होता है, फिर D होता है. पहले देखो KLMN था, KLMN ऐसे था. K में क्या होता है? पहले वाले में S. इसमें क्या होता है? इसमें होता है S और P. उसके बाद क्या होता है? SP D भी होता है, फिर SPDF भी आ जाता है.
तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, उसकी जगह बहुत होती है, ठीक है। हालांकि वो रखता 8 है नॉर्मली, लेकिन रख सकता है, उसके पास कैपेसिटी होती है। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बात पढ़ाया था कि देखो रखता भले 8 है, जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, 2 8 8, ठीक है। क्या इसके पास 8 ही का जगह है? याद कीजिए, थर्ड सेल में कितना जगह होता है इलेक्ट्रॉन रखने की? 3 3 या 9 2 या 18, 18 रख सकता है, 18। लेकिन रखता कितना है? 8। तो क्या इसमें अगर एक्स्ट्रा दिया जाए तो इसके पास जगह की कमी पड़ेगी? अभिषेक, हाँ नहीं पड़ेगी ना बेटा, जगह की कमी थोड़ी नहीं पड़ेगी, पढ़ा, हाँ नहीं पढ़ा, हाँ नहीं है ना। रखता भले वो 8 है, लेकिन उसके पास जगह है 18 रखने का, पढ़ा। ठीक है। तो वही 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 हालत इसके साथ है, आयोडीन के साथ है। आयोडीन जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन कैसे रख लिया? तो बोलेंगे कैसे क्या रख लिया? उसके पास जगह थी, भले वो रखता नहीं था, रखता था 8। ठीक है। सो 2 बात हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, लिखने का मौका मैं आपको दूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं। अगला है कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता है समझाता हूं। तो इसमें हमने बोला कि दीज आर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसा लिख दो कि देयर आर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम। अब आप बोलेंगे ये क्या चक्कर है भाई? सोचिए कि यहां पे मान लीजिए हमारे पास ए था, ए ने अटैचमेंट किया है बी के साथ। तो तो क्या कभी भी ए के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं क्या? देखो ना जी, कभी नहीं हो सकते थे ना। नॉर्मली क्या सोचा गया कि नहीं हो सकते। ए के पास खुद का 3, 3 शेयरिंग किया, क्या हो गया? 6 हो गया, मतलब इवन नंबर रहा। लेकिन देखा गया नेचर में कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनके पास ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी था। कौन कौन है? तो देखो, जैसे हमने ले लिया NO, एन के पास कितना है आउटर मोस्ट में? 5। ऑक्सीजन के पास कितना है आउटर मोस्ट में? 6। तो मिला के कितना हो गया? 11। क्या ये ऑड नंबर नहीं है? है। एक और कंपाउंड ले लीजिए NO2। NO2 कंपाउंड है, उसमें 5 होता है, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। 6 का डबल हो गया 12। तो यहाँ पे कितना हो गया? 17 हो गया कि नहीं? क्या ये ऑड नंबर नहीं है ना? ऑड है। नंबर, ठीक है। बहुत सारे हैं। एक और एग्जांपल जैसे ले लिया हमने ClO2। इसमें क्या होता है? क्लोरीन के पास है 7, ऑक्सीजन के पास 6 और 6 12। कितना आ गया? 19। 19 अगेन क्या है? ऑड नंबर। तो देखा गया कि नेचर में ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन? ये। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, these molecules are paramagnetic in nature. These molecules are पैरामैग्नेटिक। paramagnetic. पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है पता है आपको? जो मैग्नेट को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करे, ठीक है। थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करे मतलब या थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए या थोड़ा सा रिपेल हो जाए, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि अट्रैक्टेड अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा मतलब मैग्नेट रहेगा, तो क्या करेगा? वो उस पर अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बात कर लिया हमने। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मतलब चौथा पार्ट है, वो है कि कटायन। एक्सेप्शन देख रहे हैं अपन, ठीक है, भूल मत जाइएगा। कटायंस विथ 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके वैलेंस शेल में। अब हमने ले लिया कि कटायन, कटायन जैसे हमने लिया इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। जैसे उसमें क्या होते हैं तो हम बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन वैलेंस शेल, यही होता है ना। जो जो इनर्ट गैसेज होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, या इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होता क्या है? जैसे एक हो गया कि सोडियम Na+ मतलब क्या हो गया कि Na के पास 11 था, 11 में एक दे दिया तो अब बच गया है 10। 10 में को कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? तो बोलेंगे 2 और 8। 8 का आखिरी में आना को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हो गया Mg+, जैसे हो गया Ca+ एक्सेट्रा। लेकिन अब तो बात चल रही है 18 की। देखो, एक होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन,
रियल में नहीं है, सूडो है, धोखा है। देखो कैसे धोखा रहेगा, तो हम बोलेंगे कि हमने ले लिया Ca+, हमने ले लिया Zn2+, हमने ले लिया Cu+, हमने ले लिया Zn2+, हमने ले लिया अगेन Cu2+, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हुआ, देखो सोचो, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 3s2, आखिरी वाला देख रहे हैं, 3s2, 3p6, 3d10 और होता है 4s1, यही होता है ना। अब 4s1 में है तो मतलब ये एक को आप हटा सकते हो, एक को हटाएंगे तो आउटर मोस्ट में क्या बचेगा, 3d10 बचेगा कि नहीं बचेगा। और 3d10, 3p6 और 3s2, ये देख रहे हो, ये सब 3 वाला सीरीज है, मतलब KLM, M में ये सब है। तो M में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट शेल में। क्या ये बात समझा कि मैं आपको दोबारा समझाऊं ये वाला बात, बताओ। कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, शुरू से लिख सकते हो। आखिरी में देखो 3 वाला जो है वो ऐसे लिख दिया हमने, और हमने बोला कि देखो 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर दे दे तो चला जाएगा, तो फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जब आया तो हमने देखा कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, हम उम्मीद कर रहे थे कि 8 होना चाहिए, लेकिन हुआ जाके 18 इलेक्ट्रॉन। इसी की बात कर रहे हैं कि कटायंस विथ 18 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात थी कि एक्सेप्शन को लेके, एक्सेप्शन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल। तो एक एक करके इसको पहले लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। तो हम लिख देते हैं कि सेंट्रल एटम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पे अपनी चर्चा है। तो हम बोलेंगे सेंट्रल एटम क्या होता है, तो बोलेंगे सेंट्रल एटम इज द एटम विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिखो, द सेंट्रल एटम is the atom which share electron pair with the surrounding atoms, ठीक है। अब इसमें रूल्स होता है कुछ। तो रूल नंबर वन ये है कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन कैन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम। रूल नंबर टू है कि सेंट्रल एटम इज द एटम विच इज फर्स्ट पॉइंट विच इज लेस इन नंबर, वही होना चाहिए संख्या में, वही कम होना चाहिए। जैसे हमने लिया था BF3, ठीक है, तो इसमें बी क्या था, बी था सेंटर में, तभी तो एफ चारों तरफ सराउंडेड था ना, मतलब लेस इन नंबर में कौन है, बी है। अच्छा, दूसरा है, सेकंड जो पॉइंट है वो होना चाहिए कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन ही खींचने लग जाएगा। ये चाहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो, इसका इलेक्ट्रॉन बाकी लोग खींचे लेकिन ये नहीं खींचे। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल में CH4 में कार्बन क्या है, कार्बन है सेंट्रल एटम। अब आप देख लीजिए कि सारी बातें इसके अंदर है कि नहीं, सारी खूबियां है कि नहीं। लेस इन नंबर, बिल्कुल सही। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल सही। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप H2O की बात कीजिए तो ये O क्या है, सेंट्रल एटम। अगर आप बात कीजिए CCl4 तो कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम। ओके ओके, ठीक है। तो सेंट्रल एटम समझ में आ गया। अच्छा, वैलेंसी तो आपको समझ में आता है ना, वैलेंसी क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन या शेयरिंग करे एक एटम, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। क्या करने के लिए, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। जनरल रूल में हम लोग उसको ऑक्टेट ही बोलते हैं, हालांकि ऑक्टेट के बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं।
बट हम लोग तो रूल्स पे बात करेंगे, एक्सेप्शन की बात हमने अलग से उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी आती है ना, उसको हम बोलते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आराम से समझिएगा। इससे पहले आप ये थ्योरी समझे, क्या आपने पिछली बातें लिख लिया है? हाँ जी। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं, और ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज आती है। अरे रुक, फिर से बना देते हैं। अच्छा अभिषेक, मैंने ये रिकॉर्डिंग किया था क्या, ये जब ये सब मैं जब मेन मेन पॉइंट जब डिस्कस कर रहा था तो? अभिषेक हाँ सर, नहीं किया था। नहीं किया था? हम्म, अच्छा एक बार ना दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते ठीक। हैं। देखो मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको आराम से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डिंग एटम। तो बोलता है कि कैसे फॉर्म होता है, तो बोलेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं तो हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रखें कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन कहीं जाके नहीं शेयर करते हैं, उनका जो जगह है ना वही ओवरलैप कर जाता है। और इलेक्ट्रॉन का जगह कौन सा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो बोलेंगे उसके ऑर्बिटल में रहते हैं। तो ऑर्बिटल का क्या होता है, शेयरिंग होता है, मतलब ओवरलैपिंग हम्म, होता है। खैर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है कि इन ऑर्डर टू शो ओवरलैपिंग शो करने के लिए या ओवरलैपिंग होने के लिए उनका नजदीक रहना बहुत जरूरी है। तो वही यहाँ पे हमने लिख रखा है कि उनको कम से कम उतना दूरी जितने में कि ओवरलैपिंग हो पाए उनको रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है कि अगर दो टाइप के फोर्सेज जो है एक्ट करेंगे व्हेन क्या लिखा है हमने, व्हेन द एटम अप्रोचेज ईच अदर टू टाइप ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग। सबसे पहला है रिपल्सिव, दूसरा है अट्रैक्टिव। हम्म, ध्यान रखिएगा रिपल्सिव फोर्स कहाँ पे अच्छा। होता है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो दोनों एटम का जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का दे रहा होगा, क्योंकि दे आर पॉजिटिव चार्ज। अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ पे लगेगा, हम बोलेंगे एक एक जैसे ए नाम का हमारे पास एटम है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच रहा होगा बी का जो न्यूक्लियस है वो, तो ये लॉन्ग रेंज में भी काम करेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लॉन्ग रेंज में काम करेगा। एक और पॉइंट हमने लिख रखा है कि रिपल्सिव फोर्स जो होता है ना, वो एनर्जी जो होती है ना, सिस्टम की जो एनर्जी है उसको इंक्रीज कर देता है, और अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है। इन बातों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद एक ग्राफ हम लोग बना रहे थे, चलिए हम लोग एक खूबसूरत सा ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलो, ये ग्राफ है एनर्जी वर्सेज, क्या लिख देते हैं, एनर्जी वर्सेज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस, ठीक है, लिख देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, या न्यूक्लियर भी लिख सकते थे, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। अब है कि ये ग्राफ कैसे देखो बन रहा है, तो हम बोलेंगे ये ऐसे नीचे आता है सीधा, ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब शॉर्ट रेंज था तो एनर्जी बढ़ रही थी, देखो मैंने बोला था ना कि शॉर्ट रेंज में रिपल्सिव होता है, रिपल्सिव के कारण एनर्जी बढ़ रही थी। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एनर्जी डिक्रीज हुई हुई और हमेशा जब फोर्स ऑफ लॉन्ग रेंज के लिए क्या होता है कि एनर्जी कैसी रहती है, एनर्जी डिक्रीज होते जाती है और डिक्रीज होकर निगेटिव में रहती है। तो नेगेटिव में है देखो यहाँ पे। अच्छा इस जगह पे क्या बोलते हैं, बोलते हैं ए इज इक्वल टू आर है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इस जगह के लिए बराबर है, मतलब एक सर्टेन दूरी होगी एटम के बीच में। इसी को बोलते हैं, बेटा ये जो दूरी है ना, इतनी दूरी, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड। हाँ, ये ओ और ए, हम बोलेंगे ओ से लेके ए मत लिखो, है ना, कुछ टी लिख देते हैं। ओपी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो बोलते हैं कि दो दो एटम अगर नजदीक में आ गए, इतने नजदीक में आ गए, तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई है, मतलब बॉन्ड का लेंथ हो गया है। तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई कितना नजदीक आना है, हम बोलेंगे उतना ही नजदीक जितने कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इक्वल हो जाए, ठीक है। तो उस समय की जो दूरी है दोनों के एटम के बीच में, अगर उसको ले लिया जाए तो उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ ही क्या होता है, मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट, ठीक है, डिस्टेंस। इससे नजदीक गया तो क्या करेगा, खींच लेगा, इससे दूर गया तो
तो फिर वो नजदीक आ सकता है, मतलब सबसे क्लोज इतना ही जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे ओवरलैपिंग की, और क्या क्या नियम होते हैं ओवरलैपिंग को लेके, हाँ। उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, और उसके बाद टाइप ऑफ ओवरलैपिंग आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत सारी चर्चा है, केमिकल बॉन्डिंग को आराम आराम से पढ़िए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और वहां पे अगली बातें करेंगे। थैंक यू। भाई साहब। ओके, बाय।